किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के बाद 2 मिनट तक आपका जोश, आपका उत्साह जगता है और 2 मिनट बाद आप फिर से ठंडे हो जाते हैं। 2 मिनट कहें या 2 दिन कहें, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मोटिवेशन वो होना चाहिए जो निरंतर रहे, जो जीवन पर्यंत रहे। और ऐसा मोटिवेशन आपको किसी वीडियो से नहीं मिल सकता, ना ही किसी स्पीच से मिल सकता। ऐसा मोटिवेशन जगाने के लिए आपको खुद के अंदर से आलस्य खत्म करना होगा। आलस्य की जड़ को समझकर उसकी जड़ को ही उखाड़ फेंकना होगा। उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा, जो शाश्वत रहेगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस्य का ताकत और कमजोरी से कुछ लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? और इसके विपरीत शारीरिक रूप से कमजोर आदमी क्या जोशीला, उत्साह से भरा हुआ नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से तो बहुत ताकतवर होते हैं, जिम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन वो फिर भी आलसी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ताकतवर आदमी जो काम चाहे वो झट से कर दे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ताकत से आलस्य का कुछ लेना देना नहीं है। जोश और उत्साह तो कहीं और से जन्म लेता है। और एक बार अगर आप उस केंद्र को समझ जाते हैं कि जोश कहाँ से पैदा होता है, तो जीवन भर आपको आलस्य कभी छू नहीं पाएगा और आपको कोई दूसरी मोटिवेशनल स्पीच सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसमें कि आप अपने आलस्य को त्याग कर हर पल मोटिवेटेड रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताया करते थे। उसी समय टनकपुरा नाम के गांव में सुनील अपने पिता के साथ रहा करता था। सुनील अभी शादीशुदा नहीं था और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में अक्सर उनका हाथ बटाया करता था। उसके पिता बूढ़े हो चले थे, लेकिन खेतों का काम करना अब भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ सुनील शारीरिक रूप से काफी मजबूत था। जिस काम को करने के लिए 4-4 लोगों की जरूरत होती थी, वहां पर सुनील उस काम को अकेला ही कर देता था। उसमें एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर पे गाय और भैंसें पाला करती थी, जिनका दूध पी पी कर सुनील बहुत ही ताकतवर हो चुका था। और इसी वजह से गांव में कोई भी सुनील और उसके परिवार के साथ पंगा या झगड़ा नहीं करता था। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और जो भी खेती बाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसका बहुत सा हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज उनके गांव में आकर ले जाया करते थे। इसीलिए गांव वालों को अपने खाने पीने की चीजें उगाने के लिए खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज लगान के रूप में देने के बाद उनके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज बचता था। इसलिए ज्यादा मेहनत करके वो अपने लिए पूरे साल का अनाज पैदा करने की कोशिश करते थे। हालांकि सुनील का पिता बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो खेती बाड़ी के काम में बड़ा ही अनुभवी आदमी था। कौन सी फसल कब बोनी है, उसमें कितना पानी देना है और कितनी मेहनत उस फसल को चाहिए, ये सब सुनील के पिता को भली भांति पता था। और वो मेहनत करने के लिए भी कभी पीछे नहीं हटते थे। जाड़े के दिनों में रात रात भर अपनी फसल में पानी देने का काम वो बड़ी ही आसानी के साथ कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ चली थी और उनकी देखने की क्षमता भी कम हो गई थी। इसीलिए रात में फसल में पानी देना बड़ा ही जोखिम भरा होता था, क्योंकि फसल में बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे, जिससे सुनील के पिता की जान का खतरा बढ़ जाता था। जैसे कि बहुत बार उस फसल में सांप भी देखा गया था। इससे सुनील की माँ बहुत चिंतित होती थी और वो सुनील को अक्सर कहा करती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चले हैं, अब सारा कामकाज, सारी फसल की जिम्मेदारी तुम्हें अपने सर पर लेनी चाहिए। जरा सोचो कि घर में जवान बेटे के होते हुए बूढ़ा पिता खेतों में काम करता घूमे, ये बात अच्छी लगती है? अरे तुम में इतनी ताकत है,
अरे तुम इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर हो, तुम खेतों का काम क्यों नहीं करते? लेकिन सुनील पर उनकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहता, तरह तरह के खेल खेलता रहता, लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए कभी आगे कदम नहीं बढ़ाता। एक दिन जब सुनील के पिता फसल में पानी दे रहे थे तो आश्चर्यचकित रूप से एक सांप उनके पैर पर काटकर चला गया। उनके आसपास मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर पर पहुंचते हैं। रात का समय था और अस्पताल भी आसपास कहीं पर नहीं था। सबसे नजदीकी अस्पताल वहां के नगर में था, जो कि गांव से बहुत दूरी पर था। इसीलिए जब आनन फानन में सुनील अपने पिता को नगर में लेकर जाता है तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सुनील अपने पिता के मृत शरीर को लेकर अपने घर पर वापस लौट आता है। उसके घर में सन्नाटा छा गया था। घर में अब कोई नहीं बचा था जो घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सके। घर में सिर्फ सुनील और उसकी माँ बचे थे। अब पूरी जिम्मेदारी सुनील के कंधों पर थी। सुनील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन आगे किस तरह चलने वाला है। अब तक जो सुनील बेफिक्र हुआ करता था, अचानक से सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। अब उसे ही फसल उगानी पड़ती थी। फसल की देखभाल, फसल में पानी देना, सब उसी का काम हो गया था। लेकिन सुनील के मन को एक ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना और ताश खेलना, यही उसका काम हुआ करता था। लेकिन समय ने करवट ली और वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज उस गांव से लगान वसूल करने के लिए आ पहुंचे। सुनील अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था, इसीलिए उसके खेतों में बहुत कम अनाज हुआ। दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेत में आधा अनाज हुआ था और आधे में से ज्यादातर हिस्सा अंग्रेज लगान के रूप में वसूल कर अपने साथ ले गए। अब सुनील के घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ अपने पड़ोसियों की मोहताज हो चुकी थी। उसकी माँ को मांगना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि सुनील एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था। अब उसके खेत बंजर पड़े रहते थे, उनमें कोई अनाज उगाने वाला नहीं था। ये देखकर सुनील की माँ को बहुत आघात पहुंचता था। उसके सीने में एक दर्द सा उठता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपन्न हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वो दाने दाने के लिए पड़ोसियों के मोहताज हो चुके थे। वो अक्सर सुनील को समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद सुनील में कुछ देर तक तो जोश और उत्साह जागता। वो सीधा कस्सी उठाकर अपने खेत में पहुंच जाता, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसका उत्साह, उसका जोश ठंडा पड़ जाता और फिर से वही जीवन शैली शुरू हो जाती। एक दिन जब सुनील की माँ सुनील को जली कटी सुना रही थी तो सुनील ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, मैं भी चाहता हूँ दूसरों की तरह अनाज उगाना, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा मन अपने वश में ही नहीं है। मैं रोज रात में ये सोचकर सोता हूँ कि सुबह उठकर अपने खेतों में काम करूंगा और अनाज उगाऊंगा, लेकिन सुबह उठते ही पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर से उठने का भी मेरा मन नहीं करता। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं खुद इन चीजों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये सारी बातें सुनील का पड़ोसी भी सुन रहा था। सुनील का ये कथन सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसी ही हालत मेरे बेटे की हुआ करती थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। जब मैंने अपने बेटे को उससे मिलाया तो पता नहीं उसने ऐसा क्या बताया कि मेरा बेटा आकस्मिक रूप से एकदम बदल गया। आज वो बहुत मेहनत करता है, सुबह उठते ही बिना बोले खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाता है। मैं खुद उसका ये बदलाव देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आखिर उस बौद्ध भिक्षु ने उसे ऐसा क्या बताया था? तुम भी एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिल लो। वो कुछ पैसे तो लेता नहीं है। अगर तुम्हारा फायदा भी नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये सुनकर सुनील की माँ ने सुनील से कहा कि बेटा, तुम एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिल लो। उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता तो मैं सह लूंगी, लेकिन अपने स्तर पर तुम अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो। तुम में इतनी क्षमता है, इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम कोई काम नहीं करते हो। तुम एक बार उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिल लो। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ सहायता तो तुम्हें जरूर वहां से मिलेगी।
ये सुनकर सुनील अगले दिन ही उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता है। उसकी समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं। बौद्ध भिक्षु उसे बताते हैं कि तुम रात में तो ये सोचकर सोते हो कि तुम्हें सुबह खेतों में काम करना है, लेकिन सुबह तुम बिस्तर से उठ ही नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर सुनील कहता है कि महात्मन, वही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, ये तो जाहिर है, लेकिन तुम 2 मिनट में ही अपने आप को बदलना चाहते हो। 2 मिनट तक तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह उठता है और फिर से वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए तुम रात में तो सोचकर सोते हो, लेकिन सुबह वो काम कर नहीं पाते हो, क्योंकि 2 मिनट का जोश और उत्साह तुम्हें केवल दुख ही देगा, क्योंकि तुम वो काम पूरा नहीं कर पाओगे, और पूरा नहीं करोगे तो तुम सोचोगे कि मेरा जोश और उत्साह किसी काम का नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी बात पर भी अकस्मात रूप से जोशीले मत हो जाओ। अपने मन को शांत रखो और शांत प्रवृत्ति के साथ एक निरंतर जोश और उत्साह पैदा करने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें 5 रास्ते बताता हूँ, जिसके द्वारा तुम जीवन पर्यंत जोश और उत्साह से भरे हुए रह सकते हो और किसी काम को करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहला सिद्धांत, अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन हर रोज एक कदम बढ़ाने का फैसला करो। तुम्हें पूरा काम एक दिन में खत्म नहीं करना है। यही सोचकर तो हम कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। तुम खुद सोचो, क्या तुम एक दिन में ही अपने खेतों में फसल उगा सकते हो? कभी नहीं उगा सकते। फसल उगाने का काम धीरे धीरे होता है। इसीलिए तुम रोज अपनी फसल उगाने की तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू करो। जैसे कि फसल उगाने की बारी आई तो सबसे पहले एक दिन जाकर तुम अपने खेतों को तैयार कर दो। उसके बाद धीरे धीरे हर एक दिन के साथ अपने खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो। उससे तुम्हारा जोश और उत्साह कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम हर दिन अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो तुम ये पाओगे कि मंजिल के तुम करीब पहुंच रहे हो और मंजिल तुम्हारी तरफ आ रही है। इसीलिए जैसे जैसे तुम मंजिल के पास पहुंचोगे वैसे वैसे तुम्हारा जोश और तुम्हारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा। जब कोई आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में तो उसे वो पहाड़ बहुत ऊंचा दिखाई देता है। शायद एक आदमी उस पहाड़ की ऊंचाई को देखकर उस पर कभी चढ़ने का फैसला ही ना करे, लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी चोटी तक पहुंचने लगता है तो उसके कदम खुद ब खुद जल्दी जल्दी उठने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका होता है। इसीलिए पहला सिद्धांत, रोज अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओ, ना ज्यादा ना कम। दूसरा सिद्धांत जो आलस्य को दूर कर देता है वो ये है कि हम भांत भांत का खाना पीना खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है। इसीलिए उन नशीले कणों का खात्मा बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए अगर तुम उन सभी नशीले कणों को खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। रोज सुबह जागने के बाद तुम्हें तिल का तेल लेना है और उसे अपने मुंह में भरकर उसका कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद उस तेल को तुम बाहर फेंक देना। ये प्रक्रिया तुम्हें 21 दिनों तक हर दिन 5 मिनट तक करनी है। इसके बाद तुम्हारे शरीर में से सारे नशीले कण खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर फिर से विद्युत की भांति काम करने लगेगा। याद रहे, तिल के तेल का कुल्ला हर सुबह 21 दिनों तक। तीसरा सिद्धांत जो आपके आलस्य को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा वो ये है कि स्वाद को भुलाकर वो खाओ जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता हो। हम अक्सर वो चीजें खाते हैं जो इंसानी हाथों के द्वारा बनाई जाती है। हम सीधा प्रकृति से मिलने वाला भोजन ग्रहण नहीं करते। इसीलिए जो भोजन हमें सीधा प्रकृति से मिलता हो, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज की रोटी इत्यादि इत्यादि, इस तरह का खाना खाने से आपका शरीर आलस्य से दूर रहेगा और ऊर्जा से भरा रहेगा। हम देखते हैं कि अक्सर आज की युवा पीढ़ी अपने स्वाद के लिए ही खाना खाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो ऐसी प्रक्रियाओं से बनी होती है कि अगर आप उनकी प्रक्रियाओं को देख लें तो आपका खाने का मन भी ना करे। जैसे कि बाजार में चाउमीन, मोमोज, बर्गर वगैरह वगैरह,
इस तरह का खाना खाने से आपके शरीर के अंदर नशीले कणों का उत्पादन होता है। नशीले कण आपके पेट से चिपक जाते हैं जो आपके अंदर आलस्य पैदा करते हैं। इसीलिए खाना वो खाओ जो आपके शरीर को ताकत प्रदान करे, और ताकत वो खाना प्रदान करता है जो प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है। अगला सिद्धांत जो समझने योग्य होता है वो ये कि आप कर्म करने के लिए संसार में आए हो, अपना पूरा योगदान दो। जरा आप खुद सोचिए कि अगर आप संसार में कर्म करने के लिए नहीं आते तो आप निर्जीव ही होते। आप कोई पत्थर होते, कोई जीव जंतु होते, लेकिन आपको इंसान के रूप में एक जीवन मिला है जिसका आपको पूरा उपयोग करना होगा। आपको अपना योगदान इस संसार में देना होगा। आपको अपना कर्म भोग पूरा करना होगा। उस कर्म भोग को पूरा किए बिना संसार में कहीं मुक्ति नहीं है। इसीलिए अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं कि मेरा योगदान इस संसार में क्या है और मेरा कर्म भोग क्या है, तो आप खुद ब खुद अपने आलस्य को खत्म करके अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आखिरी बात समझने की होती है वो ये कि हमारे बिना भी वो काम तो पूरा हो ही जाएगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि उस काम को करने में हमारी क्या जरूरत है, जब इतने लोग उस काम को करने के लिए पहले से मौजूद हैं तो मेरी उसमें क्या आवश्यकता। और यही सोचकर हम अपना योगदान उस काम में नहीं देते हैं। लेकिन अगर उस काम को हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम ये समझें कि ये काम मैं ही पूरा कर सकता हूं और मेरे बिना ये काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और उसके बाद आप अपने आलस्य को दूर कर पाने में सक्षम होंगे। आप अपने आलस्य को समझ पाएंगे और उसको दूर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।